हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आर्बिट्री लर्निंग्स के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे जो रोज़मर्रा की बोलचाल की भाषा में हम उसको इस्तेमाल करते हैं, बचपन से सुनते आए हैं, हम खुद भी बोलते आए हैं और हमको स्कूलों में भी सिखाया गया है। मैं बात कर रहा हूँ मुहावरा की। जो मुहावरे होते हैं वो हम बचपन से सुनते हैं, हम बोलते भी हैं, समय के साथ साथ हम सीखते भी हैं नए नए मुहावरे। हमको स्कूल में भी सिखाया जाता है और बताया जाता है कि मुहावरा क्या होता है, उसका मतलब क्या है, उसको कहाँ यूज़ और कैसे यूज़ करना है। लेकिन एक चीज़ जो नहीं सिखाई जाती है स्कूल में कि वो मुहावरा बना कैसे, वो मुहावरा है ना, ओरिजिन क्या है उसका। तो इस वीडियो में आज हम कुछ मुहावरे सिलेक्ट करके लाया हूँ मैं, उसके पे हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं, उसके हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि वो मुहावरा आखिर बना कैसे। देखिए, कुछ कुछ मुहावरे होते हैं जो बहुत ही ऑब्वियस होते हैं। जैसे कि अगर किसी ने कहा है कि ईद का चांद, मतलब कि काफ़ी दिनों के बाद, क्योंकि ईद का चांद हर रात नहीं निकलता है। किसी ने अगर कहा है कि ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, इसका मतलब तुम मुझे जितना जोर से मारोगे, तुम मुझे जितना नुकसान पहुंचाओगे, उससे ज़्यादा मैं पहुंचाने वाला हूँ। तो ये इनका मतलब है ना, बिल्कुल क्लियर रहता है और ऑब्वियस रहता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे मुहावरे होते हैं जिनका कोई तुक नहीं बनता, लेकिन फिर भी हम रिलेट कर लेते हैं, अच्छा इसका मतलब ये है। ठीक है, तो हम ऐसे ही कुछ मुहावरे के बारे में है ना हम बात करेंगे और देखेंगे कि और जानेंगे कि वो मुहावरे को ऐसा क्यों बोला जाता है और उसका मतलब ऐसा क्यों है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अ, सबसे पहले 420, ये तो बहुत आसान है, बहुत लोगों को पता होगा। 420 मतलब हम लोग कोई अगर इंसान धांधलीबाजी कर रहा है, धोखा कर रहा है, चीटिंग कर रहा है, चोरी कर रहा है, तो हम उसको बोलते हैं तू 420 है। उसका रीज़न ये है क्योंकि हमारे जो इंडियन पिनल कोड है, ठीक है ना, उसमें है ना 420 के अंडर में जो पनिशमेंट दी जाती है वो वही चोर उचक्कों और धोखेबाजों को दी जाती है। तो इसलिए है ना 420 को इससे रिलेट करते हैं। कोई धोखा कर रहा है तो हम उसको बोलते हैं कि तू 420 का काम कर रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सातवें आसमान पर होना। सातवें आसमान, हम छठे आसमान नहीं बोलते हैं, आठवां नहीं बोलते हैं, 10वां नहीं बोलते हैं, सातवां आसमान बोलते हैं। बिकॉज कुछ रिलीजन में जैसे इस्लाम में या यहूदियों में ऐसा माना जाता है कि जो सातवां आसमान है वहां पर कह लो जन्नत है, मतलब वहां रब का वास माना जाता है। मतलब सातवां आसमान पर पहुंच गया तो मजे। ठीक है, तो सातवें आसमान जो मुहावरा है उसका मतलब यही होता है कि बहुत खुश होना। तो इसके लिए है ना वो जो सातवां आसमान बोला जाता है, बिकॉज इस्लाम और यहूदियों के हिसाब से सातवें आसमान पे रब का वास है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, 36 का आंकड़ा। ओके, 36 का आंकड़ा, हम 35 नहीं बोलते हैं, 40 नहीं बोलते हैं, हम 36 बोलते हैं। बिकॉज ये देखिए, हिंदी में जब हम 36 लिखते हैं, तीन और छः, तीन और छः, हम ऐसा लगता है जैसे कि दोनों है ना नाराज होकर एक दूसरे से है ना मुंह फेर के बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है दोनों में झगड़ा हुआ है और मुंह फेरे हैं दोनों। ठीक है ना, तो 36 का आंकड़ा का मतलब भी यही होता है कि दोनों में दुश्मनी है, फिर दोनों में पट्टी नहीं है। तो 36 देखने में ऐसा लगता है, इसीलिए हम 36 का आंकड़ा बोलते हैं। नेक्स्ट, घर की भेदी लंका ढाए। देखिए, ये जो मुहावरा है ये थोड़ा माइथोलॉजिकल है, इसका ओरिजिन माइथोलॉजिकल इन द सेंस रामायण के टाइम का है। लंका आपको पता है, लंका इज श्रीलंका, रामायण में जो था। और ये मुहावरा डेडिकेटेड है रावण के जो भाई है विभीषण, उसको डेडिकेटेड है। बेसिकली गद्दार। होता क्या था ना कि जब रामायण का जो फाइटिंग चालू था, बैटल चालू था, उस समय विभीषण ने ही अंदर के श्रीलंका के सारे राज, सारे भेद सामने रख दिए थे राम की सेना के सामने। उसी ने जाके है ना बोला था कि जो मेघनाथ है रावण का बेटा, वो यज्ञ कर रहा है, वो अगर यज्ञ कर लिया भाई साहब तो उसको हराना मुश्किल है, इसलिए तुम जाके वो यज्ञ को डिस्टर्ब करो। तो उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया था सेना ने, राम की सेना ने। या फिर जब लक्ष्मण को इंजरी हुई थी, ठीक है ना, तो उस समय विभीषण ने ही एक डॉक्टर रेफर किया था जो कि लंका का ही एक डॉक्टर था, और उस डॉक्टर ने फिर प्रिस्क्रिप्शन दिया कि संजीवनी से ये ठीक होने वाला है लक्ष्मण, तो फिर हनुमान को जाना पड़ा था। तो यहाँ भी विभीषण ने ही भेद खोले थे। और लास्ट में ये तो पता ही होगा कि राम और
रावण के बीच में जो फाइनल बैटल हुआ था, तो विभीषण ने बताया था कि इधर नाभि पे जाके मारो, इधर उधर मारने से कुछ नहीं होने वाला। तो बेसिकली वही है, जो घर का भेदी होता है वही लंका ढाता है, जिसको सारे भेद पता होते हैं वही लास्ट में है ना नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट देखते हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका। ओके, इसका ओरिजिन भी मुगलों के टाइम का है, स्पेसिफिकली अकबर और बीरबल के टाइम का है। देखिए, हमने बहुत सारी ऐसी कहानियां पढ़ी होंगी। अकबर को बड़ा शौक था कि बीरबल की परीक्षा लेनी, ठीक है ना, आपने बहुत सारी ऐसे स्टोरीज पढ़ी होंगी। तो उसी में से एक स्टोरी ऐसी थी कि एक बार है ना अकबर को मन किया कि चलो बीरबल की थोड़ी अक्लमंदी, कितना अक्लमंद है उसका परीक्षा लेते हैं। उसने है ना अपने राज दरबारियों को अपनी अंगूठी दे दी, बोली छुपा दो। और फिर है ना, और बीरबल जब आया तो उसको बोला कि मेरी अंगूठी चोरी हो गई है। तो बीरबल ने बोला कि मैं खोजता हूँ फिर। तो अकबर ने बोला खोज के बताओ। फिर बीरबल ने पूछा उससे लास्ट कहाँ देखा था उस अंगूठी को। तो बीरबल ने बताया इधर अलमीरा पे ही तो रखा था। तो बीरबल गया अलमीरा के पास, उसमें कान लगाया ऐसा, और ऐसा एक्टिंग करने लगा कि जैसे लाइक अलमीरा से बात हो रहा है। तो फिर उसने अकबर को बताया, अलमीरा ने मुझे साफ साफ बता दिया है चोर कौन है। तो अकबर ने पूछा कि क्या बताया, कैसे है ये चीज़। तो फिर बीरबल ने बोला कि चोर वही है जिसके दाढ़ी में तिनका है। ठीक है, अभी उसके सारे राज दरबारी खड़े थे, वो दरबारी भी खड़ा था जिसको अकबर ने अंगूठी दी थी। तो जैसे ही उसने बोला कि चोर वही है जिसके दाढ़ी में तिनका है, तो सब लोग थोड़े मतलब थोड़ा अटेंशन हो गए थोड़ा सा, है ना। तो जिसके हाथ में था, जिसने छुपा के रखा था वो अंगूठी, वो थोड़ा पीछे आ गया और अपनी दाढ़ी साफ करने लगा। उसको लगा कि शायद हो सकता है कुछ हो तिनका उनका, क्योंकि बीरबल थोड़ा माना हुआ बंदा था जो बोल देता था, मतलब कुछ तो उसका मतलब होता था। तो जैसे ही वो दाढ़ी छुप के है ना अपना दाढ़ी साफ कर रहा था, टटोल रहा था बेसिकली, उसी समय बीरबल की नज़र उस पर पड़ गई शायद, और उसने बोला कि यहीं से स्टार्ट हो गया चोर की दाढ़ी में तिनका, ये अपनी दाढ़ी टटोल रहा है। ठीक है, तो वहीं से ये स्टार्ट हुई है। थोड़ी सी डिबेटेबल है लेकिन इसकी स्टोरीज बहुत सारी मिल जाएंगी आपको। नेक्स्ट है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। ओके, ये है जो कहावत है, मुहावरा है, इसके पीछे भी बहुत सारी स्टोरीज आपको सुनने को मिलेंगी। लेकिन जो मोस्ट रिलेटेबल स्टोरी है वो ये है कि ट्रेडिशनली जो धोबी हुआ करते थे उनके पास गधा हुआ करता था। ठीक है, अभी तो नहीं होते हैं, अभी तो धोबी वगैरह साइकिल में आते हैं या फिर बाइक पे भी आते हैं कुछ कुछ। लेकिन उस समय है ना धोबी जो थे उनके पास गधे हुआ करते थे। गधे एज ए हेल्प हुआ करते थे, जो कपड़े उपड़े लाद के अपने पीठ पे ले जाया लाया करते थे। और उस समय है ना घाट का सिस्टम था। घाट का मतलब जहाँ मतलब नदी के किनारे या फिर तालाब के किनारे जहाँ पर लोग नहाते थे या कपड़े धोते थे, है ना। तो अगर कोई ऐसा धोबी है, चाहे वो गरीब हो, किसी भी रीजन से अगर उसके पास गधा नहीं था और घोड़ा था, कुत्ता था सॉरी, अगर गधा नहीं था कुत्ता था, तो वो कुत्ता, तो एक तो वो दिन भर है ना धोबी के साथ रहेगा, घर की रखवाली नहीं कर पाएगा, है ना। और घाट पे भी उसका कुछ काम नहीं, बिकॉज कुत्ते के ऊपर तो वो कपड़े वपड़े लाद के नहीं ले आ सकता था, तो कुछ हेल्प नहीं कर सकता था वो। तो इसलिए है ना धोबी का कुत्ता ना घर पे ख्याल रख, ना घर का ख्याल रख पाता था, ना फिर घाट पे किसी काम का आता था। तो इसलिए ऐसा बोलते थे धोबी का अगर कुत्ता है तो ना घर का है ना घाट का है। नेक्स्ट है, लकीर का फकीर। ये भी एक पुरानी कहानी है इसके पीछे। एक टाइम पे एक फकीर हुआ करते थे। फकीर मतलब काइंड ऑफ स्पिरिचुअल गुरु समझ लो, ठीक है ना। और उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स हुआ करते थे, जूनियर फकीर्स, उनको ज्ञान देते थे वो, ठीक है ना। तो एक बार उस फकीर ने अपने स्टूडेंट्स को बोला कि देखो कपड़े धोना है, कपड़े धो के सुखाने के लिए घर के बाहर सबको अपना डेडिकेटेड लाइन मिलेगा। तो उसने लकीर खींच के दे दी सबके लिए, ठीक है ना, सबका अपना अपना है लकीर, जो लाइन होता है उसको लकीर भी बोलते हैं। तो उसमें से एक स्टूडेंट था, वो था बड़ा मेहनती, लेकिन थोड़ा कॉमन सेंस नहीं था उसमें, ठीक है ना, लेकिन मेहनत बहुत करता था। तो एक बार है ना वैसे ही कपड़े धो के उनका सेम रूटीन चल रहा था, कपड़े सुखा रहे थे बाहर, अचानक से बारिश हो गई। बाकी सारे बंदे अपने कपड़े लेके अंदर आ गए, लेकिन ये जो था बंदा मेहनती वाला लेकिन अकल से कमजोर, वो वहीं पर खड़ा था। उसको लग रहा था कि फकीर साहब ने बोला है तो लकीर पे खड़ा होके है ना कपड़े सुखाने हैं। तो लेकिन है ना ऑब्वियसली कपड़े और ज्यादा गीले हो गए क्योंकि बारिश हो रही थी। तो उस दिन से उसका नाम है ना लकीर का फकीर। जब उसके टीचर ने पकड़ा, बोला कि ये क्या कर रहा है, तभी उस दिन से उसका नाम लकीर का फकीर पड़ गया। इसका मतलब यही होता है कि बिना सोचे समझे बस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाओ, चाहे उसका रिजल्ट है ना बिल्कुल बेकार हो, लेकिन जो बोला गया वही करते जाओ।
नेक्स्ट है 9-2-11 होना। अच्छा, 9-2-11 होना एक बहुत पुरानी कहावत है और इसके पीछे भी स्टोरीज बहुत सारी हैं, ठीक है ना। 2-3 स्टोरीज मैं आपको बताता हूँ, इसमें जो आपको ज़्यादा सही रिलेटेबल लगे वो प्लीज़ कमेंट पे लिखिएगा। 9-2-11 में एक तो पहले बताया गया था कि जैसे 11 होते हैं वो हमारे पैर के जैसे लगते हैं, 11 में 2 एक होते हैं ना, हमारे पैर को रिजेंबल करते हैं, ठीक है। आजकल तो मॉडर्न जो कहावत है 11 नंबर की बस, वही ना, बिकॉज 11 नंबर की बस मतलब पैदल, ठीक है। तो 9-2-11 को भी ऐसे ही लिखा जाता है, बोला जाता है कि 11 मतलब हमारे पैर के जैसे होते हैं, तो इसलिए 9-2-11 मतलब भाग जाना पैरों से। लेकिन ये चीज़ है ना जस्टिफाई नहीं करती है 9 और 2 का क्या मतलब है। 5 और 6 भी हो सकता है, 7 और 4 भी हो सकता है, ठीक है ना। जस्ट बिकॉज 11 हमारे पैर की तरह लगता है, ये बोलना कहीं ना कहीं ज़्यादा सही नहीं लगता है। इसके पीछे और एक स्टोरी आई थी कि काफ़ी टाइम पहले जब है ना रेलवे स्टेशन में अनाउंसमेंट नहीं हुआ करता था, लाउड स्पीकर्स नहीं हुआ करते, तो उस समय घंटा हुआ करता था जिसको बजा के है ना बताया जाता था, मतलब मैसेज पहुंचाया जाता था कि ट्रेन आ रही है, जा रही है। तो होता क्या था ना, जब ट्रेन 3 स्टेशन पहले होती थी तो 5 घंटी बजाते थे, और 2 स्टेशन पहले होती थी तो 4 घंटे बजाते थे, तो 9 यहाँ हो गए। ट्रेन आ जाती थी, फिर जब ट्रेन है ना स्टेशन से निकलने वाली होती थी तो 2 घंटी बजाते थे, तो 9 आने से पहले हुए और 2 है ना जस्ट जाने के बाद, तो 9 और 2 टोटल मिला दो तो 11। 11 का मतलब ट्रेन आई, 9 पे आई, 9 घंटे पे आई, 9 घंटे बेल, हाँ 9 बेल पे आई और 2 बेल पे चली गई, टोटल 11 हुए, तो 9-2-11, ठीक है। इसके अलावा एक और भी इसके पीछे इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई जाती है कि 1752 में जब है ना उससे पहले जूलियस कैलेंडर रेफर हुआ करता था, और अभी जो मॉडर्न कैलेंडर है उसको जॉर्जियन कैलेंडर बोलते हैं। तो जब 1752 में है ना जूलियस कैलेंडर से है ना जॉर्जियन कैलेंडर में शिफ्ट हो रहे थे, तो सिंक करने के लिए है ना सितंबर महीने मीन्स 9th मंथ ऑफ द ईयर, सितंबर इज 9, राइट। तो 9th महीने में 2 तारीख से है ना 11 दिन गायब कर दिए गए। तो आप यहाँ पर देखोगे ना, तो सितंबर इज 9, 2 और फिर यहाँ पर क्रॉस 11 है, तो इसलिए बोलते हैं कि 9-2 और वहां से फिर 11 दिन गायब है। तो इस तरह से उसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं। और भी स्टोरीज हैं, आप देखिए, थोड़ा रिसर्च करिए, लेकिन ये 3 स्टोरी बहुत प्रोमिनेंटली सामने निकल के आती है 9-2-11 के पीछे, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा सा तो कुछ जानने को मिला होगा। आई थिंक कुछ कुछ आप ऑलरेडी जानते होंगे, कुछ कुछ के बारे में आपको कुछ नया जानकारी मिला होगा। प्लीज़ कमेंट करिए अगर आपको लगता है कुछ और भी कहानियाँ हो सकती है। आर्बिट्री लर्निंग्स के इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। हम वापस से मिलेंगे कुछ नए वीडियोस के साथ, मोर इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।